आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का सिविक्स अध्याय 4 का टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जिसको आज हम लोग अच्छी तरह से इसको रीडिंग लगाएंगे लाइन बाय लाइन। जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसको अंडरलाइन करके फिर से रिपीट करेंगे और इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसको भी देखेंगे और अलग से इसका टेस्ट भी दिया जाएगा। टोटल बुक का एक बार एमसीक्यू का टेस्ट लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इन लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय का विचार शामिल है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते और लोकतांत्रिक व्यवस्था न होते तो क्या होता। आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। चलिए थोड़ा सा स्टोरी देखते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे से लाइन बाय लाइन। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाले 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू का एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बुक, रजिस्टर को क्या कहते हैं, स्क्रैप बुक, मिला जो अखबार कतरने और तस्वीरों से भरा हुआ था। मिला जो कि अखबार की कतरनों, जो अखबार में फोटो जो रहता है ना छोटा छोटा, उसको वो कटा हुआ रखे थे और तस्वीर से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसने पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। क्या नाम था? हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। क्या करी थी? पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माया को झटका लगा, उसने पूछा क्यों गोली मारा। यही है माया और ये है माया की माँ। और क्यों गोली मारा तो अब इसको यहाँ से देखते हैं। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब होता है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। मतलब कि है कि ना, जो काले थे, जो गोरे थे, जो सांवले थे, जो भारतीय थे, वो एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते थे। गोरे गोरे में, काले काले में, सांवले सांवले में। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। मतलब जो गोरे लोग होते थे ना, उसके लिए अस्पताल वैन जो होता है, दोनों अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होते थे। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी। क्या होती थी? सुसज्जित होती थी। जबकि अश्वेत लोगों की गाड़ियां थी, उनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मतलब जो गोरे लोग थे उसके गाड़ी में ऑल पार्ट, जैसे कि एक डॉक्टर वाला वैन में क्या क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड सारा कुछ होना चाहिए। तो वो श्वेत लोग के गाड़ी में बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट था। लेकिन अश्वेत मतलब जो काले लोग थे, सामने लोग थे, उसके वैन में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। हमारे बहुत भयानक कहानी है। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, मतलब श्वेत श्वेत जो थे, गोरे लोग जो थे, उसको वोट देने का इजाज़त थे, और काले और सांवले और अन्य जनजातियों अश्वेत जो थे उसको वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, मतलब हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट अच्छा चीज़ था वो श्वेत के ही लिए था, कहने का मतलब है। और अश्वेत लोगों के लिए खेती की सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। पूरा अन्याय। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों के श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका हिस्सों में एक शहर था सोवेटो। दक्षिण अफ्रीका में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, मतलब काले सांवले और अलग जनजातीय के लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। वहाँ के जो श्वेत लोग थे, लोकल लैंग्वेज अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इसका भाषा का सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। तो वो जो हेक्टर जो थे, वहाँ का अफ्रीकन भाषा सीखना नहीं चाहते थे, वे अपना भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने के विरोध कर रहा था। अफ्रीकन्स वो सीखने से इनकार कर रहे थे, वो बोल रहे थे हम अपना भाषा सीखेंगे, जूलू सीखना चाहते थे वे। दक्षिण अफ्रीका के पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया। आंदोलन करते समय भीड़ में जो गोली चला तो वो हेक्टर को ही लग गया था, वो मर गया। 16 जून 1976 की घटना है। कब है ये घटना? तो 16 जून 1976 की। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, अफ्रीकी के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो थे नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन बनता है कि रंग भेद आंदोलन के खिलाफ कौन से महान नेता मतलब संघर्ष किए थे या लड़े थे? तो नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं? तो अफ्रीका के थे, ठीक है। अंततः 1994 उन्हें सफलता मिली। कब मिला? तो 1994 में सफलता मिला। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा। तब वहाँ वो इतना कहानी करने के बाद वहाँ मान्यता मिला। चलिए यहाँ क्या कह रहा है? अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। मतलब अश्वेत जो काले सांवले रंग के थे ना, वहाँ के इंसान जो इंडियन थे, जो और दूसरी प्रजाति के थी, मतलब प्रजातियाँ थी, तो उसको क्या क्या भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन हम बता देते हैं क्या क्या करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट ऊपर में पढ़े। तो फर्स्ट नंबर में लिख सकते हैं कि अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वहाँ श्वेत के लिए ही था। एक हो गया। सेकंड नंबर हो जाएगा, अश्वेत लोगों के लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, उसके बस ट्रेन अलग होती थी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े। 3 नंबर में लिख सकते हैं, अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी श्वेत के लिए, अभी जस्ट पढ़े थे। क्योंकि श्वेत के लिए सभी ये वैन जो होती थी उसमें ऑल पार्ट व्यवस्था होता था, और अश्वेत के वैन में कुछ भी नहीं रहता था, सिर्फ ब्लैंक। और 4th नंबर, अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी, और श्वेत लोगों के सबसे अच्छे जमीन मिलती थी, जिससे कि अच्छा प्रोडक्शन हो सके। 5 नंबर, अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। सोचिए, अश्वेत लोग जो होते थे, मतलब जो गरीब परिवार के होते थे, जो सांवला थे, काले थे, जो इंडियन थे, वह या तो दक्षिण अफ्रीका को लोकल जनजाति थे, तो उसके लिए अलग बस स्टैंड होता है, और श्वेत के लिए अलग होता था। चलिए आगे देखते हैं। हेक्टर और उसके साथियों किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? वही कि भाषा, हमको अफ्रीकन भाषा, लोकल लैंग्वेज नहीं सीखना है, मेरा अपना भाषा सीखना है। क्या सभी लोग के साथ बराबरी व्यवहार होना जरूरी है? क्योंकि हाँ, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। एक ही प्रकार से सभी को जीने के लिए होना चाहिए। मतलब अगर बस है तो सभी के लिए है, अस्पताल है तो सभी के लिए है, बस स्टैंड है तो सभी के लिए, इसमें समानता नहीं करना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है।
थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे क्या मतलब है। भागीदारी, भागीदारी, चलिए पढ़ते हैं इसको। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में लोग निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मनपसंद वोट डालते हैं अपने अच्छे इंसान को, ताकि वो 5 साल के लिए सरकार बनाए और अच्छे से हमारे देश या राज्य या जिला को अच्छे से चलाए। चुनाव वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान रखते हैं। जब वोटिंग होता है तो उस समय जो हम लोग का मांग रहता है, वो मांग पे वो लोग क्या करते हैं, हम लोग नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की अखबारों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहते हैं, क्या यह जरूरत है? एकदम बिल्कुल जरूरत है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में अवधि 5 वर्ष की है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की, मतलब भारत में जो चुनाव होता है ना, जो भी लगभग वो 5 साल का ही होता है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। जो सत्ता में है, जो बहुमत ज़्यादा लाता है, वो सत्ता में कितने दिन बने रहते हैं? 5 साल। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना भी संभव है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तथा संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। अगर हम जिस इंसान को वोट दिए वो जीत गए और फिर 5 साल ख़त्म होने वाला है, फिर से वोटिंग स्टार्ट हुआ, तो फिर वो इंसान अगर वोटिंग के लिए खड़े होते हैं तो हम लोग उनको फिर से चुनने का हम लोग पे डिपेंड करता है। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह का नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। वो कार्टून वाला है जो 3 नंबर में पढ़े थे। इसको देख ही ले पूरा क्या? चलो देख ही लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। नहीं, उल्टा हो जाएगा, फिर पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था। अगस्त 2005 में जब एक सरकार क्या किए थे, खास करके बिजली का किराया बढ़ा दिया गया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तरीके रूप से व्यक्त किए थे। जैसे सरकार भी कोई तरह का अन्याय कर रहे हैं ना, तो हम लोग विरोध के माध्यम से जुलूस निकालते हैं, उस पर आंदोलन करते हैं, तो उससे भी हम लोग का बात बन जाता है। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव के तर्क में दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। मतलब सरकार अपना मनमानी नहीं कर सकता है, जनता उनको बनाया गया है
अगर जनता के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है, बिजली बिल बढ़ा दिया गया, अब गरीब इंसान कितना बिजली बिल चुकाएंगे, तो उसके लिए ये लोग आंदोलन किए और सरकार ने अपनी राय के द्वारा इंसान को समझाने का भी कोशिश किया, लेकिन कोई भी नहीं कुछ माने, सीधा बोला बिजली का बिल घटना चाहिए। लास्ट में सरकार को भी बात मानना पड़ा और बिजली का बिल घटाना पड़ा, दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। सरकार को भी अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो जनता पर ही, आम जनता पर के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसके क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या क्या करते हैं मनमाने के लिए? धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बात गलत है और न्यायसंगत नहीं है उनके सामने लाया जा सकता है। किसके जो गलत है उसको हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन के द्वारा सामने ला सकते हैं। संपादक के नाम चिट्ठी, पोस्टरों पर रोक लगे, पोस्टरों पर रोक लग गया। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर के सुंदरता की खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इनके चिपका दिया जाता था। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाए। महेश कपासी, दिल्ली। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है कार्रवाई। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार कर उन्हें मार रहे हैं। जंगल चोर जो है उसके शिकार कर रहे हैं बाघों का और उसको मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल बनाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दों को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। सरकार इसकी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है, तो सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरी को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों को सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी में हो जाएगा। नहीं रहने पे तो विलुप्त प्राणी में ही चला जाएगा। तो ये लिखे हैं सोहन पाल, गुवाहाटी के हैं, असम। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दें, देते ही हैं। सुखाड़ का हो, बाढ़ का हो, सबका कुछ तो दे ही रहे हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखबार जो होते हैं और पत्रकार जो होते हैं, मीडिया लोग, वो टेलीविज़न भी जो जनता से जुड़े मुद्दों और सरकारों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी है सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीका को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। जो भी होगा आंदोलन के ही जरिए सुना जाता है। ऐसे सीधी तरह से कोई बात को नहीं सुनते। अगर देश के लोग सजग हैं और इसके बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। अगर देखिए, इसका कहने का मतलब है कि अगर हर एक इंसान को यहाँ पता चल जाए, भारत का ही मान लेते हैं, बस बिहार का ही मान लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर बिहार में ये पता चल जाए कि बिहार स्टेट कैसे चलता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से सारा टैक्स आता है, जीएसटी कहाँ जाता है, अगर सभी को इतना जानकारी हो जाए ना, तो फिर अपना जो स्टेट है बहुत अच्छे हो जाएंगे, लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाएंगे। अगली बार अगर हम शहर, कस्बे या गांव की गली को कोई जुलूस गुजरते हुए देखते तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया। जुलूस निकालने का कोई तो होगा रीज़न, या तो उस जिस गली या मोहल्ले का कर रहा है आंदोलन वहाँ कोई तरह का समस्या होगा, या रोड नहीं बन रहा है, नाला नहीं बन रहा है, बिजली नहीं है, हर एक तरह का बात हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हैं उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब जानकारी। ये देखिए आंदोलन हो रहा है यहाँ पे,
प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। मतलब कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो उस आंदोलन से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सरकार के खिलाफ क्यों आंदोलन कर रहे हैं, रीज़न क्या है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग अगर आंदोलन करने पे उतर गए हैं, तो जो सरकार अगर ठान लेगा कि हमको ये नहीं मानना है, तो वो अपना बल लगाने के लिए दूसरे तरफ से रेडी रहेंगे। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आंदोलन की 2 मिनट में भगा दिया जाता है अगर वो सोच लेगा तो। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। अगर देखिए सपोज दैट मान लीजिए कि अगर एक धर्म का जहाँ नहीं है, मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है और गैर ऐसी कोई भी हो, अगर उस जगह पे अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, विवाद तो होगा ही। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, भेदभाव के नज़रिया से अगर वहाँ पता चल गया कि यहाँ एक दूसरे में भेदभाव हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि एक यहाँ पे कुआं है और एक बगल में कुआं है, ठीक है, इसमें बोल दिया जाए कि इसमें जैसे अश्वेत लोग के लिए है, ये श्वेत लोग के लिए है, ठीक है, यहाँ गोरा लोग के लिए, यहाँ काला लोग के लिए, सांवला जो भी जनजातीय थे, तो यहाँ पे भेदभाव हो गया। तो ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। सरकार का काम क्या होता है, वो उन विवादों को, समस्या का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़े और यह समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलते हैं, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मान लेते हैं कि दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, कोई भी भसान हो गया, अगर गैर क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हो, अगर उस रास्ते से जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये मुद्दा हो सकता है। यूपी, बिहार, बंगाल जहाँ भी हो, तो इस तरह के मुद्दा पे क्या करते हैं, पुलिस वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कोई तरह का वहाँ पे समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो। अगर थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है तो उसको तुरंत दबाने का कोशिश किया जाए, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। यह कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो ऐसा नियम है कि सबको बराबर मानना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। विवादों का समाधान नहीं, कानूनों का आधार पर होता है, इन्हीं कानूनों पे आधार पे होता है। विवादों का समाधान कानून के ही द्वारा होता है। चलिए, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। नदी जो है, कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती, उनके बीच की नदी पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक में हम लोग पढ़े ही थे। उदाहरण के लिए अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी पानी के लेकर चल रहा है विवाद के बारे में सुना होगा। अगर कावेरी नदी का यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है कि कावेरी नदी का विवाद किन 2 राज्यों से है। ऑप्शन दे देगा कर्नाटक, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है। कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी विवाद का क्षेत्र है।
कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध जो है ना, बांधों में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इस पानी बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी करती है। इस शहर की पानी बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। मतलब जितना कर्नाटक के लिए जरूरी है उतना तमिलनाडु के लिए भी जरूरी है। ये है क्या, जरा देख लेते हैं। ये है पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रही। एक तरफ मान लीजिए तमिलनाडु, एक तरफ कर्नाटक। चलिए इसको पढ़ते हैं। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। दोनों बांध जो है एक ही नदी पे बने हुए हैं, तो कावेरी पे, ठीक है। कर्नाटक कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु के मेटूर बांध वे निचले छोर पे, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। मेटूर बांध में पानी तभी आता है क्योंकि कृष्णा राज बांध ऊपर है, तो पानी छोड़ेगा तो इसमें आएगा। दोनों राज्यों अपने लोगों की ज़रूरतें के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। चलिए, समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। समानता एवं न्याय का मतलब क्या होता है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। मतलब वचन जो दे दिए हैं कि ये काम हो जाएगा तो हो कर लेना चाहिए। न्याय समानता में यही आता है। न्याय एवं समानता को एक दूसरों से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय और समानता एक दोनों से रिलेटेड है, संबंध है। माया की कहानी सरकार ने क्या इस विचारों का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? बिल्कुल पहुंचा होगा। सबको एक समान भाव से नहीं देखने पे तो ठेस पहुंचेगा ही। चलिए अब ये लास्ट है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा से वंचित रखा गया। जैसे कि भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र गए थे, स्टेशन पे स्टेशन मास्टर उनको क्या किए थे, जैसे जाने कि वो महार जाति के हैं तो तुरंत उसका होश उड़ गया, तुरंत वो अलग बिहेवियर करने लगा। उनसे पहले देखने में उनको लगा कोई राजपूत का बेटा है, तो उसे अच्छे से वार्तालाप कर रहे थे कि बाबू कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। जैसे उसको पता चला कि महार जाति का ये दलित वर्ग से आता है, तो तुरंत उसके चेहरे पे अलग ग्लेजिंग आ गया। पहले हालत यह थी कि उन्होंने सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था, गाड़ी में भी नहीं बैठने देता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है कि कोई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमान्य है। न्याय तभी प्राप्त हो सकती है जब सब लोगों एक साथ बराबरी का व्यवहार हो। मतलब एकजुटता जब रहेगा तभी ना हो जाएगा। सब मिलके एक चीज़ के लिए लड़ेंगे तभी कोई भी चीज़ हासिल होता है। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। सरकार भी जो है समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन्हें समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति के लोग लड़कों को देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। ये भेदभाव यहाँ भी हो रहा है क्योंकि वो लड़का है, बेटा है, और लड़की क्या है, बेटी है। मतलब ये गलत व्यवहार है इंसान, मतलब गलत सोच है इंसान में कि लड़का को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर से पढ़ाएंगे, और लड़की को क्या है, लड़की के मन में ऐसा भावना क्यों रहता है कि वो ना कि मेरे पास कितना 10 से 15-20 साल तक मेरे पास रहेगी, फिर इसका शादी विवाह करा दिया जाएगा, वो दूसरे जगह चले जाएंगे। तो ये गलत सोच है क्योंकि लड़का और लड़की को बराबर रूप से मानना चाहिए, कोई विविधता नहीं रखना चाहिए, दोनों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए ताकि वो भी लड़की आगे चल के भविष्य में आगे कुछ कर सके, बन सके, वो भी किसी पे डिपेंड ना रहे। इस वजह से
इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है, एकदम बिल्कुल गलत है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विषय प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियों अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने की प्रावधान किया गया और उसमें भी अलग से स्कॉलरशिप दिया जाता है अभी, ताकि लड़की को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे सब कुछ मिले और कोई तरह का समस्या न हो एजुकेशन में। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? बहुत सारे है गरीब परिवार के पिता जो हैं अपने लड़की को, या मुस्लिम कैटेगरी का हम लोग जो पढ़े थे अभी, कि वो गरीबी के ही कारण स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। तो वो फीस नहीं लगेगा तो बच्चे माँ पिताजी आकर्षित होंगे ताकि स्कूल भेजेंगे उसको। क्या आप किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। बहुत जगह होता है भेदभाव, जैसे फॉरवर्ड, ये अदरवाइज बैकवर्ड सब में होते रहता है। तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? जो अब हमारे तौर से देखा जाए हम लोग करना चाहिए। क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? बिल्कुल हो जाएंगे ये बात पे सहमत। अच्छा में सब कोई शामिल होते हैं, खराब गलत रास्ता पे चलेंगे तो कोई हेल्प नहीं करेंगे। अगर सच्चाई है, अच्छाई है तो सभी कोऑपरेट करेंगे। जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? भेदभाव का एक ही रास्ता है, उसको नियम कानून से अच्छे तरह से समझाया जा सकता है, और कोई तरह का समस्या हो तो उसको अच्छे से बताया जाता है। और कोई बात विवाद करने से कोई बात और खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है। चलिए, आज था अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जो कि आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।